जय हिंद दोस्तों। यूरोप में राष्ट्रवाद का जो लेसन है उसमें हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के बाद से आज इटली का एकीकरण का स्टडी करने वाले हैं। इटली के एकीकरण का स्टडी करने से पहले मैं बता दूं कि इसकी राजधानी जो रोम थी, एक बहुत ही विकसित क्षेत्र था। ठीक है, इटली एक बहुत विकसित क्षेत्र थी, लेकिन इटली जैसे टूटी तो कई खंडों में विभाजित हो गई। यहाँ मैं लिखा हूँ इटली 1815 ईस्वी के पहले की इटली, मतलब यह है कि 1815 ईस्वी के पहले की जो इटली थी ये टूट चुकी थी, लेकिन उस पर कब्जा किसका था? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इटली एक पूरा गोल में इटली है, बीच में पोप वाले, इधर दक्षिणी इटली थी और इधर उत्तरी इटली थी। ठीक है, यहाँ सार्डिनिया था और एक पोप वाला फ्रांस के सपोर्ट से चलते थे सब। इस पूरे पे नेपोलियन बोनापार्ट का कब्जा था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट को खत्म होने के बाद से, उसका शासन खत्म होने के बाद से 1815 के बाद की इटली की बात करेंगे तो 1815 के बाद इटली टूट चुकी थी। अब वहाँ पे जो भी क्षेत्र था वहाँ के खुद के लोगों का शासन था। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ये आ गया था, मुद्दा ये ऊपर गया था कि पूरी इटली को एक करनी है, पूरी इटली को क्या करना, एक करना है। अब उसके कुछ कारण भी थे, ये क्यों नहीं हो पा रहा था। उसके कारण क्या थे? भौगोलिक स्थिति सबसे बड़ा कारण आ गया है इटली के एकीकरण न होने का, क्योंकि ये कई खंडों में विभाजित हो गया था। यहाँ पे पोप था, यहाँ पे दक्षिणी इटली, उत्तरी इटली, ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया वालों का शासन था, नेपल्स और सिसिली का शासन था, ये सार्डिनिया था। अब सभी लोग अपना अपने अपने हिसाब से ये इटली को बनाना चाहते थे। जैसे पोप कहता था कि इटली को क्या होगा, धार्मिक एकीकरण किया जाएगा, इटली को क्या किया जाएगा, धार्मिक एकीकरण। ठीक है, और वो भी क्या था, कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग थे, कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग थे। कहाँ पे? पोप वाले। फ्रांस का पूरा सपोर्ट था कि तुम अपना कैथोलिक धर्म पे इटली का एकीकरण करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जब ये कहता था कि एक धार्मिक एकीकरण होता था तो दक्षिणी और इटली सार्डिनिया ये नहीं मानते थे। अब इटली यहाँ पे उत्तरी इटली का जो कहा नाम था तब ये नहीं मानते थे। ये सबसे बड़ा कारण था कि इसके वजह से एक नहीं हो पाता था। फिर क्या था, एकीकरण में रुकावट क्या आता था? तो रुकावट सबसे पहले पोप था, उसके बाद से ऑस्ट्रिया, फिर कुलीन वर्ग। जैसे कि पोप ये था, ऑस्ट्रिया इधर थी, उत्तरी इटली का ऑस्ट्रिया था यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या था, कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग क्या थे? कुलीन वर्ग जो धनी व्यक्ति थे, जो पैसे वाले थे, वो भी नहीं चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो। ठीक है, अब आ गया बात इटली के एकीकरण में सहायक कौन बना, इटली का एकीकरण कैसे संभव हुआ, ये सब बात। तो उसमें सबसे बड़ा एकीकरण में सहायक तत्व क्या था? राष्ट्रवाद की भावना। राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद जम गया था। और महान उस कौन, नेपोलियन बोनापार्ट की महानता, जो राज्य तो किया ही अगल बगल के, फ्रांस के अगल बगल क्षेत्र में राज्य पे, साथ साथ में पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करके चला गया। अब क्या था, राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहला उस पे इटली के एकीकरण के सहायक तत्व था। उसमें दूसरा का क्या था, सांस्कृतिक के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाता था, अरे भैया इटली को एक करो। ठीक है, इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए जाते थे। क्रांतिकारी, भैया क्रांतिकारी, वो तो वैसे ही पहले खून खराबा एकदम सोचते थे, मारो काटो जैसे भी हो सके, जो नहीं मान रहा उसको थूर थार के भगा दो, लेकिन इटली को एक कर दो। इतिहासकार लोगों के पास जाते थे, बीच में बैठ जाते थे, उनकी पूरी इतिहास सुनाते थे। अरे चढ़ाना जानते हो ना, पोलिया ओलिया करके किसी तरह लोगों को चढ़ा लेना। देखो तुम्हारा देशवा ना बढ़ चुका है, अब तुम अगर एक नहीं होगे ना तो फिर ये पूरा देश ऐसे ही बढ़ता जाएगा, एक दिन तुम्हारा घर वो बढ़ जाएगा। किसी न किसी तरह से लेखक वोखक भी ऐसा ही कुछ काम करते गए लोग। फिर उसके बाद से क्या हुआ, इटली के एकीकरण में कुछ और भी महत्वपूर्ण बात है। जैसे इसमें 3 लोग थे, मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी। तो पहले मेजनी की बात करेंगे, उसके बाद से हम लोग आगे पढ़ेंगे। उससे पहले देख लेते हैं 1810 ईस्वी में एक कार्बोनारी संस्था की स्थापना हुई थी। 1810 ईस्वी में एक कार्बोनारी संस्था की स्थापना हुई थी। और कार्बोनारी कौन सी था? कार्बोनारी पता है कौन सी था? ये एकदम मारपीट वाला, मतलब यह था कि इसमें युद्ध मेन था, खून खराबा। इसकी एक संस्था, इसमें जितने भी लोग थे उन लोगों का मानना यह था कि अगर कोई बात को नहीं मानता है तो उसको पहले समझाओ बुझाओ, नहीं समझ बुझ रहा है लतियाओ। ठीक है, उसको किसी न किसी तरह से
मनाओ। अब यहाँ पे आता है बात, इटली को एकीकरण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रथम व्यक्ति मेजनी की। अब मेजनी को देखते हैं। फिर देखिए, अब मेजनी की मैं बात किया हूँ। मेजनी प्रथम ऐसा व्यक्ति था जो इटली के एकीकरण में सबसे पहले भागीदारी बना। मेजनी का जन्म हुआ था 1805 ईस्वी में सार्डिनिया में, जो इधर सार्डिनिया था जिनेवा में, यहीं पे इसका जन्म हुआ था। मेजनी का मानना यह था कि देखो ये राजतंत्र था, दक्षिणी इटली क्या था, ये राजतंत्र था, इधर अलग अलग व्यवस्था था। इटली का मेजनी का मानना यह था कि मैं राजा का साथ नहीं दूंगा। भैया राजा मतलब कुछ नहीं, राजा का ही देन तो है कि सारा ये सब कुछ हुआ। ये खुद अकेले लड़ाई लड़ना चाहता था। अभी यहाँ पे कार्बोनारी की जो मैं बता रहा हूँ कि कार्बोनारी की स्थापना जो 1810 ईस्वी में हुई, यह एक मारकाट वाली संस्था थी, तो इसकी ये सदस्यता ज्वाइन कर लिया। मतलब ये सोचा कि इसमें मैं रहूंगा ना तो इटली को एकीकरण करके ही रहूंगा। फिर क्या हुआ, ये इसकी सदस्य ज्वाइन तो कर लिया लेकिन किसी काम का नहीं रहा। नेपल्स विद्रोह हुआ। नेपल्स इधर जो मैं बताया ना, नेपल्स और सिसिली, यहाँ पे क्या हुआ, एक विद्रोह होगा, बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, जिसमें उस विद्रोह में लोगों को क्या कर दिया गया, मार काट करके किसी न किसी तरह से उन्हें शांत करा दिया गया, दबा दिया गया, भैया आप विद्रोह मत करो अन्यथा की स्थिति में मारे जाओगे, नुकसान तुम ही लोग का होगा। यार इटली वो एकीकरण नहीं होगा, क्यों मर रहे हो। अब इन मेजनी के दिमाग में बहुत गहरा चोट पहुंचा। वो 1821 ईस्वी में काला कपड़ा धारण कर लिया। मतलब काला कपड़ा धारण करने का मतलब ये था कि वो एकीकरण हो या ना हो, यार हाथ जोड़ता हूँ, तुम लोग बस ये लड़ाई झगड़ा काटमार मत करो, लोगों को नुकसान मत पहुंचाओ। फिर क्या हुआ, यहाँ पर एक बार फिर से काला कपड़ा तो धारण किया। फिर एक बार 1830 और 31 ईस्वी में एक बार विद्रोह हुआ। अब इस विद्रोह में, पहले वाले विद्रोह में तो मेजनी भाग नहीं लिया था, लेकिन दूसरा वाला जो विद्रोह हुआ था ना, इसमें मेजनी खुल करके भाग लिया। चलो मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा, देखो किसको मारना है मारो, सबको जो भी जाए करो। लेकिन जब पुलिस आई इसमें तो सभी लोग विद्रोह में भाग गए और मेजनी वहां पे पकड़ा गया। मेजनी जब पकड़ा गया तो उसको सीधे जेल में बंद कर दिया गया। चल चुट्टा कहेंगे, तुम ही ज्यादा चक्कर पकड़ कर रहा था, जेलों में रहेगा ना, विद्रोह उद्रोह नहीं होगा। अब जेल से जब ये निकला ना, छूटा ना, तो वो सीधे भाग गया विदेश। विदेश से फिर वापस आया। वापस आया तो क्या हुआ, एक यंग इटली का निर्माण किया। जैसे यंग इटली बोलो या यंग यूरोप का निर्माण किसने किया था, तो मेजनी किया था। कब किया था, 1834 ईस्वी में किया था। मेजनी असफल रहा। असफल रहने का उसका मुख्य कारण यह था कि वो राजा का साथ नहीं देता था। ठीक है, अब मेजनी के द्वारा किए गए, हाँ एक बात ये भी ध्यान में रखना, कहा जाए कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, तो क्या बताओगे, मेजनी को। इटली के एकीकरण का मसीहा क्या किसे कहा जाता है, तो मेजनी को। अब मेजनी के बाद से, मेजनी तो इस काम में असफल रहा, इसके बाद से कौन आया, काउंट काबुर आया। ठीक है, अब काउंट काबुर के विषय में हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद से तीनों को एक बार में हम लोग देख लेंगे किसमें क्या क्या खूबियां। अब जब मेजनी का काम खत्म हो गया, मेजनी असफल रहा, तो फिर काउंट काबुर एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ। काउंट काबुर का जन्म सन 1810 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मेजनी को मैं बोला कि इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, तो काउंट काबुर को एकीकरण का दिमाग कहा जाता है। मेजनी का मतलब क्या था कि मारो काटो कैसे हो भी हो सके, इटली को एक में साटो। लेकिन काउंट काबुल का था कि भैया दिमाग से काम लो, दिमाग से काम लोगे मोदी चाचा के जैसे। मोदी जी धन्यवाद, सैल्यूट करता हूँ आपको। मोदी जी जैसे हैं हमारे वहाँ, तो पूरा माइंड लगा के काम करते हैं। लेकिन उन्हीं के बगलिया में वो बैठे रहते हैं, वो डेंजर साहब, जिनका नाम है अमित शाह। ठीक है, ये क्या करता है कि यार कब तक दिमाग लगा के काम चलाओ, डायरेक्ट फायरिंग करके चलो ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये समझो कि मेजनी की तरह काम करना चाहते हैं, और ये क्या है, काउंट काबुर की तरह काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, काउंट काबुर जो था वो, उसका मानना यह था कि देखो दिमाग लगाओ, किसी भी सेना को हराने के लिए, किसी भी प्रजा को हराने के लिए, सॉरी किसी भी शासक को हराने के लिए हमें एक राजा की जरूरत पड़ेगी, और जब तक राजा की मदद नहीं लेंगे ना तब तक हम हरा नहीं पाएंगे। इसलिए क्या किया, ये जो सार्डिनिया था ना, सार्डिनिया का राजा विक्टर इमैनुएल था। देखो यहाँ पे मैं बताया ये यथार्थवादी में था। यथार्थवादी का मतलब यह हो गया कि जैसा समय वैसा जवाब, समय देख करके जवाब दिया जाता है। आदर्शवादी नहीं था। आदर्शवादी का मतलब क्या था, जो ठान लो वो करो, जो हमको बता दिया गया वो करो, ऐसा कुछ नहीं था इसके अंदर।
यथार्थवादी था। अगर किसी के कोई ऐसा व्यक्ति है जो बात से माना है तो बात से मनाओ, जो लात से माना है उसे लात से मनाओ, ऐसा व्यक्ति था ये। ठीक है, मेजनी एक के वो जानता था, बात नो बात, डायरेक्ट लात, ठीक है, मारो। अभी क्या किया, विक्टर इमैनुअल जो था उसका प्रधानमंत्री बन गया। विक्टर इमैनुअल कहाँ का राजा था, तो सार्डिनिया का राजा था। अब इसका क्या बन गया, ये प्रधानमंत्री बन गया। अब बताओ प्रधानमंत्री का मतलब क्या है, पूरा उसका शासन इसके हाथ में था, जैसे कहता था वैसे चलाता था। फिर क्या हुआ, प्रधानमंत्री बनने के बाद से इसके पास इतना ज्यादा दिमाग था ना कि ये किसानों को लेकर के भी किसी को मतलब लड़ाई उड़ाई करने के लिए मोटिवेट कर लेता था, लेकिन पहले समझौता के साथ। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के बाद से पूरी इनकी अपने अनुसार उसका शासन चलाता था सार्डिनिया में। विक्टर इमैनुअल को अपने अनुसार काम कराता था, उनकी बातों को ही मानता था। फिर भी अभी एकीकरण संभव नहीं। गैरिबाल्डी सबसे डेंजर आदमी आ गया। ये कौन सा गैरिबाल्डी था, देखो ये सबसे डेंजर आदमी आ गया। डायरेक्ट तलवार, तलवार तलवार से काटो, गोली मारो, जैसे भी हो इटली का एकीकरण करो। ये मेजिनी के दिखाए गए मार्ग पे चलता रहा। यानी कि इसका मानना यह था कि मेजिनी सही करता था। इसीलिए एक क्रांतिकारी एक व्यक्ति था, क्रांतिकारी था। ये क्या कर लिया, 1834 ईस्वी में मेजिनी जो यंग इटली का निर्माण किया था ना, उसकी सदस्यता ले लिया कि चलो भाई हम क्या करेंगे, यंग इटली की सदस्यता लेंगे और इटली को एकीकरण करके ही मानेंगे। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी इसे भी क्या कर दिया गया, इसके ऊपर मुकदमा लगा करके, ठीक है, पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया। जेल में बंद करने के बाद से क्या हुआ, इसे फांसी की सजा सुनाई गई, फांसी की सजा सुनाई गई। जब फांसी की सजा सुनाई गई ना, तब क्या हुआ, ये जेल तोड़ करके भाग गया, जेल तोड़कर भाग गया। फांसी की जब जान गया कि अरे हम तो देश को इटली को एकीकरण नहीं कर पाए, फांसी की सजा सुना दिया, सब छुट्टा मुंगा देंगे सब, वही तरह। तो जेल में टूट के भाग गया, जेल टूट के भाग गया तो कहाँ चला गया, सीधे विदेश भाग गया। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद ये वापस हुआ, 1848 ईस्वी में वापस हुआ। जब 1848 ईस्वी में आया तो इसको समझ में आ गया था कि मेजिनी के द्वारा दिखाए गए मार्ग पे चलना हमको उचित नहीं है। ठीक है, जिस तरह से मेजिनी असफल रहा, मैं भी असफल हो जाऊंगा। भैया असफल तो तुम वही किए हो, पहले ये तो देखो। अभी 1848 में आया ना, तो काउंट काबुर का साथ देने लगा। यानी कि काउंट काबुर का जो बात चल रहा था, उसके द्वारा जो दिमाग चल रहा था, अब उसके पथ पे चलने लगा। यानी कि ये सोचा कि अब मैं काउंट काबुर के मार्ग पे चल करके विक्टर मैनुअल का साथ दे करके इटली को एकीकरण कर लूंगा। तो इटली का एकीकरण तो संभव अभी हुआ नहीं है। अब क्या हुआ था कि इटली का एकीकरण तो संभव नहीं हुआ है, लेकिन एकीकरण को 3 चरण में बांटा गया है। कितने चरण में, 3 चरण में। तो प्रत्येक चरण को हम लोग देखेंगे। अब तीनों चरण इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं। चलो 3 चरण को देखते हैं। चलो देखो, मैं बताया था कि इटली के एकीकरण को 3 चरण में विभाजित किया गया था। तो पहला चरण क्या था, सार्डिनिया के नेतृत्व में एकीकरण का प्रयास। यानी कि सार्डिनिया ये जो है ना, अब यहाँ पे जैसे काउंट काबुर अभी है, अब काउंट काबुर के बाद से जो गैरिबाल्डी मेहनत किया था, अब ये इस पे काउंट काबुर और गैरिबाल्डी मिल करके विक्टर इमैनुअल का मदद किए और एक किस तरह से अब एक इटली को एकीकरण में पूरा प्रयास लगा दिए थे सब। तो हुआ क्या, 1854 ईस्वी में क्रीमिया एक स्थान का नाम है। क्रीमिया क्या है, एक स्थान का नाम है। ठीक है, अब वहां पे युद्ध हुआ। युद्ध किसके बीच हुआ, तो देखो फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड, फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड। तो फ्रांस, पहले नंबर फ्रांस का सपोर्ट पोप पे था। तो फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड मिलकर के किससे लड़ रहे थे, रूस से लड़ रहे थे। तो अब क्या हुआ, विक्टर इमैनुअल को ऐसा लगा कि रूस क्या करेगा, हार जाएगा इस युद्ध में। फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड पक्का रूस को हरा देंगे। तो एक काबुल को भेज दिया, किसका सपोर्ट करने के लिए, फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड के तरफ से युद्ध करने के लिए। तो जब इसके तरफ से युद्ध किया गया तो रूस हार गया। अब भाई हारने का मतलब यह होता है ना, युद्ध में जो क्षेत्र हार जाता है, जो राज्य हार जाता है या देश, उसके क्षेत्र को डिवाइड कर दिया जाता है। कुछ हिस्सा किसी को, कुछ हिस्सा किसी को दे दिया जाता है और उसके बाद से एक समझौता होती है। उसी समझौता में सब होता है। तो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। क्या हुआ, पेरिस शांति सम्मेलन। तो पेरिस शांति सम्मेलन में फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड
और रूस इन लोगों को बैठाया गया, सम्मेलन में समझाया गया कि भैया रूस वाले तुम चक्कर पकड़ कर रहे थे, बात नहीं मान रहे थे, हार तो गए हो, अब तुम्हारे हिस्से को डिवाइड किया जाएगा, ऐसे कुछ हिस्सा हमको कुछ हिस्सा हमको मिलेगा। तो उसमें क्या हुआ, काबुल जो गया हुआ था ना, इसमें जो युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था बता रहा हूं मैं। चलो देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ था, काबुल गया था, वो पेरिस शांति समझौता में काबुल गया था, एक शब्द बोला था, क्रीमिया के कीचड़ में इटली का निर्माण। उसका कहने का मतलब यह था कि अब ये जो क्रीमिया का युद्ध हुआ है इसके कीचड़ में, यानी कि इस युद्ध से अब इटली का निर्माण हो जाएगा। तो बाकी लोग कहे थे ठीक है कोई बात नहीं, बस एक ही शब्द बोले थे, ठीक है कोई बात नहीं। अब इसके शब्द का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हुआ था, मतलब, लेकिन इससे सभी यूरोप वाले को पता लग गया था कि इटली अब क्या चाहता है, एकीकरण चाहता है, ठीक है। बस यहाँ पे अब उसका एक समझो कि एक बारूद फेंक दिया था, उसमें बारूद का गोला फेंक दिया था एकीकरण में। दूसरे चरण में क्या हुआ, गैरीबाल्डी का तलवार, यानी कि गैरीबाल्डी क्या किया, लाल कुर्ती का गठन किया, एक सेना का नाम था लाल कुर्ती, ठीक है, एक लाल कुर्ती का गठन किया और उसके बाद से चढ़ाई कर दिया किस पे, दक्षिणी भाग पे, किस पे, दक्षिणी भाग पे, सीधे दक्षिणी भाग पे चढ़ाई कर दिया और दक्षिणी भाग से क्या कर लिया, दक्षिणी भाग को जीत भी लिया था, दक्षिणी भाग को जीत भी लिया था। सॉरी ये उत्तरी भाग है ना, यहाँ पे देखो एक दक्षिणी भाग था इटली और ये उत्तरी था, तो सार्डिनिया से कौन निकला, काउंट का ये कौन निकला, गैरीबाल्डी, कौन, गैरीबाल्डी। अब गैरीबाल्डी सेना को लेकर के जब चढ़ा इधर तो दक्षिणी इटली पे अटैक किया और यहाँ के नेपल्स और सिसिली को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है, नेपल्स और सिसिली पर सार्डिनिया का कब्जा हो गया। चलो भाई, इटली का एकीकरण देखो, अभी तो ये दक्षिणी भाग को एकीकरण में ला लिया गया, यानी कि अब यहाँ भी सार्डिनिया का राज हो गया। अब बचा कौन, उत्तरी इटली और पोप। अब इसको उत्तरी इटली और पोप को बस मिलाना था, पोप वाला तो भैया मानने वाला था नहीं, अगर उत्तरी इटली मान भी जाता, ऑस्ट्रिया को भगा भी जाता, ये नहीं मानता, इसमें फ्रांस का सपोर्ट भी था और एक कैथोलिक एकीकरण भी करना चाहता था धर्म से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्या हुआ, अंतिम चरण आया, अंतिम चरण में, अंतिम चरण जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ जर्मनी के साथ, तो जर्मनी के साथ का मतलब यह है कि अभी इटली का एकीकरण नहीं हुआ है, जर्मनी का एकीकरण हुआ था जब लगभग 1970 ईस्वी में, उसी समय इटली का भी एकीकरण संभव हुआ था। तो जर्मनी के एकीकरण को हम लोग अलग से देख लेंगे, यहाँ पे अभी इटली के एकीकरण को समझ लेते हैं। इससे क्या हुआ था कि अब भाई वो यहाँ पे देखो, काउंट काबुल अपनी बात रख करके चला गया, काउंट काबुल का काम खत्म हो गया था, क्रीमिया के कीचड़ में इटली का निर्माण सबके दिमाग में हो गया था कि अब इटली एकीकरण करके ही रहेगी। दूसरा का बात क्या था, ये गैरीबाल्डी भी अपना काम कर लिया था, कौन सी, दक्षिणी इटली पे कब्जा करके। अब विक्टर मैनुअल सोचता है भैया मैं राजा हूँ, ये सब ये ऐसे ऐसे जन्म ले करके आया करके हमारे ये साथ रह करके काम कर लिए सब, मैं क्या करूँ, ऐसे ही बैठे रहूँ, नहीं। अब पूरा के पूरा काम भाई इसी के ऊपर था, विक्टर इमैनुअल के नाम था। अब देखो इसके बाद से इसको एक फायदा भी मिल गया, फायदा क्या हो गया कि उसी समय युद्ध हो गया ऑस्ट्रिया प्रूसा, ऑस्ट्रिया और प्रूसा। यहाँ पे उत्तरी इटली में किसका कब्जा था, ऑस्ट्रिया का। जब ऑस्ट्रिया का कब्जा था तो ऑस्ट्रिया से लड़ाई कौन कर लिया, प्रूसा, प्रूसा का ही नाम पड़ा था जर्मनी। अब प्रूसा से जब युद्ध हुआ तो ऑस्ट्रिया यहाँ से अपनी सेना हटा लिया ये उत्तरी इटली से, और वो लड़ने किससे चला गया, प्रूसा से। अब उत्तरी इटली क्या हो गया, कमजोर पड़ गया। अब मैंने सोचा अब इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता है। ये जो युद्ध हुआ था उस कहाँ पे हुआ था, सेडोवा हुआ था, सेडोवा एक स्थान का नाम है जिसको सेडोवा का नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब ये सार्डिनिया कब्जा कर लिया किस पे, उत्तरी इटली पे, भाई कमजोर पाया इसको कर लिया। अब रंग बिरंगी वो एक में हो रहा था पूरा के पूरा इटली। अब यहाँ पे मतलब रंग बिरंगी का मतलब यह है कि ये अलग था, ये अलग था, ये अलग था, अब ये सब एक हो रहा था। इतना तो एक हो गया था, हाइपोप वाला बहुत डेंजर था, बहुत पहले इटली का एकीकरण हो गया होता। अब न तो दक्षिणी को उत्तरी में आने देता था, न उत्तरी को दक्षिणी में, न सार्डिनिया को इधर उधर जाने देता, बीचों में आकर लटका दिया था, चुपता वो ब्रेकर बन गया था। उसको कोनो मार के भगाव दी नहीं पा रहे थे सब ना, जिस धर्म से था वो पूरा धर्म यूरोप में था, अगर उसको भगाते सब बहुत बड़ा विद्रोह उत्पन्न हो जाता, इम्पॉसिबल था वो। फिर क्या हुआ,
अब यहाँ पे तो ये कर लिया प्रसा, इसमें क्या हुआ, ऑस्ट्रिया हार गया, प्रसा क्या हो गया, जीत गया। ऑस्ट्रिया और प्रसा हुआ तो ऑस्ट्रिया हार गया, प्रसा जीत गया। अब देखो ये जो फ्रांस का सपोर्ट इस पे था, एक समय की बात है। अब क्या हुआ, 1870 ईस्वी में फ्रांस, प्रसा और फ्रांस में युद्ध हो गया। प्रसा और फ्रांस यानी कि इटली की मदद करने के लिए फ्रांस से लड़ गया कि चल फ्रांस तोरा को हम मार रहे हैं और यहाँ से तुम हट जाओ इटली से। ऐसा नहीं, प्रसा और फ्रांस की अलग दुश्मनी थी, वो अपने में लड़ गए सब। जब प्रसा लड़ गया, यहाँ पे प्रसा अभी लड़ा था किससे, किससे लड़ा था, ऑस्ट्रिया से, ऑस्ट्रिया को हटाया। अब प्रसा किससे लड़ गया, फ्रांस से। और जब फ्रांस से हटाया ना तो ऑस्ट्रिया का यहाँ से संबंध टूटा, किससे, उत्तरी इटली से। तो उत्तरी इटली पे कौन कब्जा कर लिया, सार्डिनिया। अब इसका फ्रांस का कब्जा टूट गया किससे, पोप से। जब पोप से हटा तो फ्रांस इधर लड़ाई में लगा हुआ था, पोप पड़ गया खाली, बहुत कम संख्या था वहां पे, पोप खाली पड़ गया। अब सार्डिनिया का पोप तुमको तो दौड़ा कर मारेंगे, फ्रांस जब तक था तब तक बहुत तक कूद रहा था। हाई दोनों मिलन के तो अपने सपोर्ट में ले ही लिया है, चल तुम भी चलो मारो इसको। अभी सब आए, सब आराम से, एकदम आराम से पोप पे क्या कर लिए, सब कब्जा कर लिए सब। कब्जा करने के बाद से पूरी इटली एक हो चुकी थी। अब एक कैथोलिक वाले को बात आ गई, कैथोलिक वाले को कहाँ फेंका जाए, मतलब इनको कहाँ हटाया जाए। अब इंसान है भाई, इंसान को कोई फेंक तो पाएगा नहीं, इधर उधर फेंकेगा भी नहीं, पोप पर भी कब्जा कर लिया। तो फिर रूस वाला कहा कि अब कैथोलिक वाले को ज़्यादा किसी न किसी तरह से मान तो गए हैं सब, मानना तो पड़ेगा ही, जबरदस्ती ये माने सब, कौन तरह माने सब ना, इनको फेंको नहीं, एक छोटा सा जगह दे दो। तो और भी देश ऐसा कहने लगे, रूस भी कहने लगा कि इनको थोड़ा जगह दे दो, ठीक है। फ्रांस वाला कहा अरे ऐसे ही मत फेंक देना, मरते हैं तो ले लिए उसको, कोई जगह दे दो। तो फिर क्या होगा, इटली ने इसे एक जगह दे दिया वेटिकन सिटी के नाम से। आज भी आप देख सकते हैं, जानते भी होंगे, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, ठीक है, जहाँ की जनसंख्या 1000 मानी जाती थी। अब इस समय आप गूगल वगैरह पे सर्च करके देख लीजिएगा, बहुत छोटा है, पैदल उस वेटिकन सिटी को आप मतलब पार कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।